नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई का परिणाम बैच कंपटीशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी है, जिसकी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसमें आपको पर डे क्लास मिल रही है, जिसमें मैथ की और रीजनिंग की क्लास सुचारू रूप से जारी है। प्रतिदिन आपको शाम को 6 बजे मैथ की क्लास मिलती है, वहीं 5 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है। पॉलिटी की भी क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं। वहीं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ में ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि यूपीएसआई में जीके अपने महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई में हमारा परिणाम बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है, जो कि हमारे यूट्यूब कंपटीशन गुरु के यूट्यूब चैनल पर है। तो आओ मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं। पहले तो ये बता दूं कि ज्योग्राफी आखिर इंपॉर्टेंट है क्यों इस एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई में जीके के 40 क्वेश्चन आने वाले। इन 40 क्वेश्चन में पॉलिटी प्लस मूल विधि का अपना रोल है। वहीं आपको मेंशन करके दिया है, पॉलिटी प्लस मूल विधि के साथ में जीके मेंशन करके दिया हुआ है। क्या दिया है? जीके मेंशन करके दिया है। और इस जीके में आपकी जियो भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, करंट भी होगी, ये सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। साइंस भी होगी, इसमें एक दो क्वेश्चन साइंस का भी देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, आओ बात करते हैं कि ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है। यहीं आपको एक सब्जेक्ट और ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को इस एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ मैथ की क्लास जारी है, रीजनिंग की क्लास जारी है, क्योंकि ये अपना 100% देंगे, तो आपको जो स्कोर बनाना है वो जीके से भी बनाना होगा, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में आखिर हमें पढ़ना क्या है, कैसे कैसे चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक बार जुड़ जाओ मेरे साथ में सभी। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहली बात, जियोग्राफी आखिर है क्या। छोटी सी बातें जो मोटी बातें होती हैं। ज्योग्राफी आखिर है क्या। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है आपके, जियो प्लस ग्राफ। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर मिला है। इसका मतलब है जियो का अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, वहीं ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन। अर्थ का आप अच्छे से मतलब जानते हैं क्या? अर्थ का आप अच्छे से मतलब जानते हैं, पृथ्वी। वहीं डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या? वर्णन करना। यहीं से हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है। क्या भाई? हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है यहीं से। पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। क्लियर है? यहां तक की बात है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के वर्णन से मतलब क्या है, एक बार मेरे को बता दो आप सभी। आप मेरे को बता दो कि पृथ्वी के वर्णन से मतलब क्या है, कि पृथ्वी का वर्णन आखिर करना है तो मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं। पृथ्वी के वर्णन करने से मतलब हमारा ये नहीं होता है कि हम जो जिस धरातल पर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ उसका अध्ययन करना ही हमारा क्या है, ज्योग्राफी हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये। पृथ्वी से मतलब ये है कि भूगोल वेत्ताओं ने ये माना है, पृथ्वी पर मानव और भौतिक दोनों चीजें पाई जाती है। फिजिकल चीजें और मानव,
मानव मानवीय क्रियाएं अच्छे से पाई जाती हैं। तो इन दोनों संबंधों को मिलाकर के जो भी मानवीय क्रियाएं हमारे योगदान में आवश्यक है, उन सब का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पाई जाएंगी, मैं ये कहूं कि ये पृथ्वी है और इसके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पाई जाएंगी वही सब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना है, वही सब क्या है, ज्योग्राफी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं पृथ्वी के इंटरनल आंतरिक संरचना की वर्णन करता हूं तो भी क्या है, मैं भूगोल का अध्ययन करता हूं। अगर मैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करता हूं तो भी मैं क्या करता हूं भाई, भूगोल का अध्ययन करता हूं। अगर मैं पृथ्वी के अंतरिक्ष का अध्ययन करता हूं तो भी क्या करता हूं भाई, मैं तो भी भूगोल का अध्ययन करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी चीजें पाई जाएंगी वो सभी क्या है, भूगोल का अध्ययन कहलाती है और उन सभी का ही हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। बोलो क्लियर है यहां तक की? अरे बोलो हाँ, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, डेफिनेशन आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ये यहां से पृथ्वी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यही दूसरी बात करें कि आखिर ज्योग्राफी के पिता है कौन। ज्योग्राफी कमेंट करो, ज्योग्राफी के पिता हैं कौन? तो आप बताओगे ज्योग्राफी के जो पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं भाई, कौन माने जाते हैं? ज्योग्राफी के पिता कौन माने जाते हैं? ज्योग्राफी के पिता के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज। क्योंकि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी पर बहुत सारा काम किया है, इसलिए पृथ्वी के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोलवेत्ता बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि हिकेटियस को भी क्या पृथ्वी ज्योग्राफी का पिता मानते हैं, लेकिन वो ज्योग्राफी के पिता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें दी, मतलब कह सकते हो लिमिटेड चीजें दी, इसलिए ज्योग्राफी का पिता उन्हें नहीं कहा जाता है। ज्योग्राफी पे जो सबसे ज्यादा काम किया है वो इरेटोस्थनीज ने काम किया है। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने बस क्रमबद्ध अध्ययन किया है कि भाई क्रम क्या है ज्योग्राफी का, उन्होंने उसका अध्ययन किया है, इसलिए उन्हें कहीं कहीं पिता बोल दिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ज्योग्राफी का पिता पूछा जाता है तो आपका सीधा सा आंसर होगा क्या? इरेटोस्थनीज। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, ठीक है। यही दूसरी बात करूं कि ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये किस भाषा का शब्द है भाई? ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है भाई? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहां से दो सब चीजें क्लियर हुई कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज की बात करोगे तो ये यूनान के निवासी थे और इन्हीं ने सबसे पहली बार क्या है, ज्योग्राफी भूगोल शब्द को पहली बार प्रयोग किया था। कहां के निवासी थे भाई? ये यूनान के निवासी थे और इन्होंने ही सबसे पहली बार इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। कहीं कहीं जब कभी इरेटोस्थनीज ऑप्शन ना मिले तो उसमें ऑप्शन होता है यूनान के निवासियों ने, तो आप वहां ये वाला आंसर भी टिक कर सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां भी वो आंसर क्या है, ठीक माना जाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें? अरे बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं कि आखिर ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी ज्योग्राफी में। दूसरी बात, आपको एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में ही देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ईवीएस प्लस जीओ दोनों के दोनों पार्ट में कवर करूंगा और दोनों पार्टों को यही कवर कर दूंगा मैं इसी ज्योग्राफी में। एनवायरमेंट बिल्कुल भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ना कि ये तुम्हारे यूपीएसआई के एग्जाम में काम आएगा, वहीं तुम्हारे क्या है एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें भी काम आएगा ये, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें भी ये क्या है काम आने वाला है। अदर स्टेट का कोई सा भी स्टेट हो उसका किसी का भी एग्जाम हो, सब में ज्योग्राफी तुम्हारी क्या है काम आने वाली है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन उठा लेना, वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% सबके सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ में कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आपको बस दो चीजों का ख्याल रखना है। आपको मेरे साथ में एक छोटा सा मैप रखना है अपनी टेबल पर, दूसरा कॉपी पेन रखना है, जो भी चीजें मैं बताता चलूं अपना नोट डाउन करते चलो, और साथ में मैप जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूं आप मैप को देखते चलेंगे, ठीक है। मैप जरूर रखना है मेरा अपने साथ में,
क्योंकि मैप ही आपका क्या करेगा, सारी चीजें क्लियर करेगा। आपके साथ में मैप रहेगा, मैं 100% गारंटी देता हूं, 30 दिन आप मेरे साथ जुड़ जाओ, 30 दिन में आपका मैं पूरा भारत भ्रमण करा दूं, ये बात 100% गारंटी। मैं पूरा भारत भ्रमण नहीं, जैसे ही विश्व भूगोल स्टार्ट करूंगा मैं आपको पूरे विश्व में घुमा दूंगा, कहाँ कौन सी चीजें हैं, आप प्रैक्टिकली चीजें घूम रहे होंगे साथ में। मतलब आप इमेजिन करोगे, रात में सोते हुए भी इमेजिन करोगे मैं तो गोवा में घूम रहा हूँ, ठीक है, कन्याकुमारी घूम रहा हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश घूम रहा हूँ, ये सब इमेजिन करोगे ऑटोमेटिक। सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है, अच्छे से जुड़ना है, बस मैं आपकी सारी मैपिंग क्लियर कर दूंगा। बस मैप रखना अपने साथ, कॉपी पेन साथ में रखना है और ध्यान लगाकर मेरे साथ जुड़े हैं। चलो मैं आपको दो बता दूं कि आखिर हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है, तो आ जाओ एक बार। भूगोल में हम दो भागों में इसे, भूगोल को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। एक तो विश्व का भूगोल भाई, विश्व का भूगोल, वहीं दूसरा भाग जो पढ़ते हैं हम, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, दोनों जगह अपनी विशेषताएं होती हैं। यहाँ हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किसके, भारत के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना हमें सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में सभी जगह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, विश्व भूगोल से भी बनाए जाते हैं और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए हमें दोनों चीजें पढ़नी होंगी और अच्छे से पढ़नी होंगी। और इसी क्रम में हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल, यानी कि हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो किससे होने वाली है भाई, भारत के भूगोल से शुरुआत होने वाली है। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो भारत के भूगोल से करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको पहले विश्व का भूगोल का सिलेबस दिखा दूं कि आखिर सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमें विश्व के भूगोल में, उसके बाद मैं भारत के भूगोल में डिस्कस करूंगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आ जाओ, जब विश्व के भूगोल को पढ़ते हैं हम, तो विश्व के भूगोल में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, सामान्य भूगोल। और सामान्य भूगोल में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो यूनिवर्स को देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे कितनी चीजें पाई जाती हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन सा सौरमंडल है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। कौन सी हमारी गैलेक्सी है, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में पढ़ेंगे। यानी कि हम सामान्य भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ब्रह्मांड पढ़ेंगे। वहीं दूसरी की बात करें हम जो पढ़ेंगे वो पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियों के साथ में ही हम क्या पढ़ेंगे, ऋतु परिवर्तन भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि ऋतु परिवर्तन वो ऐसा टॉपिक है जो आज तुम्हारी सर्दी गर्मी सारी चीजें जो डिसाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, चीजें पृथ्वी की गतियों पर डिपेंड करती है। यानी कि हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे हम ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। दूसरा, आगे हम इसी सामान्य भूगोल में ये जानेंगे कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या क्या जानेंगे भैया, हम अक्षांश और व देशांतर, ठीक है। तो यहां हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर। फिर हमारा शुरू हो जाएगा क्या, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले ये जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। यानी कि यहां हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तो यहां हम पढ़ेंगे क्या पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, किस तरीके से पृथ्वी बनी, ये सारी चीजें हम कहां डिस्कस करेंगे, यहीं डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में यहीं हम देखेंगे क्या, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्या देखेंगे भाई, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ में। क्योंकि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कोर मेटल, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी होंगी। फिर हमें अपनी तीनों प्रकार की चट्टाने पढ़नी है, अवसादी अग्निया और रूपांतरित चट्टाने पढ़नी है। वही हमें इंपोर्टेंट चीज क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों को पढ़ना होगा, ठीक है। हम अंतर्जात बलों की इनकी बात करें तो इन बलों को इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी सारा बल इन्हीं बलों पर डिपेंड है। इन्हीं बलों से क्या हुआ है, सारी फिजिकल ज्योग्राफी का निर्माण हुआ है। यानी कि जितनी भी चीजें होंगी इन बलों के कारण होंगी, ये बल कैसे बने वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा, वहीं पढ़ेंगे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ में, क्योंकि जब प्लेटों का टकराव होगा तो वहीं क्या बनेंगे, भूकंप और सुनामी आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
ना कि भूकंप और सुनामी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, वहीं ज्वालामुखी आने की भी क्या है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा और वहीं से हमारा क्या है, ज्वालामुखी पड़ेंगे। आगे बात करेंगे हम महाद्वीप भूपटल, यानी कि यहां जो हम पढ़ेंगे वो पर्वतों को पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, विश्व के, यानी कि ये सारी बातें जो कर रहा हूं मैं विश्व की बात कर रहा हूं, मैदान पढ़ेंगे, द्वीप कैसे बनते हैं और नदियां कौन कौन सी पाई जाती हैं और झीलों का निर्माण कैसे होता है, कौन सी झीलें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे भाई, यहीं डिस्कस कर रहे होंगे। आगे आओगे, हमारा एक पार्ट अलग से स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ क्या, समुद्र विज्ञान, और समुद्र विज्ञान में हमें जो पढ़ना होगा वो महासागर के उच्चावास पढ़ेंगे, कौन से महासागर कहाँ कैसे पाए जाते हैं, उन्हीं महासागरों में ठंडी और गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं। भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आज के एग्जामों में, बहुत ज्यादा, ज्यादातर अधिकांश मात्रा में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पूछ लेता है कौन सी इनमें धारा गर्म है, कौन सी इनमें ठंडी है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक ये तुम्हारा ब्रह्मांड वाला, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक धाराओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के वर्तमान पैटर्न की बात करोगे तो, ठीक है। कैसी लवणता है, कितना तापमान रहता है महासागरों का, ये सारी डिस्कस करेंगे। प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे, प्रवाल भित्तियां जैसे हमारे भारत में कौन सा लक्षद्वीप जो बना हुआ है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ द्वीप पाई जाती, प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, इन सब प्रवाल भित्तियों की बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कौन सा, जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, वायुमंडल कैसे बना, कैसे बना, कौन से दाब है, कौन सी हवाएं, इन सब की किस तरीके से वर्षा होती है, इन सब का डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, जलवायु विज्ञान में करेंगे। वहीं हमारा फिर अगला टॉपिक है कौन सा, जैव मंडल, और जैव मंडल में हम डिस्कस करेंगे किसका, विश्व की मृदाएं, कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं आईसीआर के अनुसार, वहीं ऐसे ही हम विश्व की मृदाओं का डिस्कशन करेंगे। विश्व के घास के मैदानों के डिस्कस करेंगे, कौन से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, और विश्व की वनस्पतियों की बात करेंगे। तो हमारा जो ईडवीएस वाला जो पार्ट है ना, वो यहीं से क्या है, यहीं से 45 से 50% कवर हो जाता है। जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो इसी से हमारा क्या है, 45 से 50% लगभग लगभग कवर हो जाता है। कुछ हमारा इंडियन ज्योग्राफी से बनता है, वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे, आर्थिक भूगोल व मानव भूगोल, हालांकि दोनों को अलग अलग भी बांट के रखा जाता है, आर्थिक भूगोल और, ठीक है। चलो, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम विशेष रूप से किसकी बात करते हैं भाई, कृषि की बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, खनिज संसाधन की बात करते हैं, और हमारे परिवहन, परिवहन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रेल, वायु, सड़क, इन सब पर सभी परिवहनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और जल परिवहन, इन चारों परिवहनों की हम बात करेंगे, ठीक है। मानव भूगोल की बात करोगे तो मानव भूगोल में जनजाति कैसे हैं और जनसंख्या कहाँ कितनी, कौन सी कैसी, ये सब इनका डिस्कशन करेंगे। आगे जो बात करेंगे हम महाद्वीपों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम महाद्वीपों के स्पेशल जो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं उन सातों के सातों महाद्वीपों के हम डिस्कशन करेंगे, यानी एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब महाद्वीपों की हम क्या है डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? मैं समझ रहा हूँ विश्व का सिलेबस तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि हमें विश्व में क्या क्या पढ़ना है। वहीं मैं बात कर दूं, आ जाओ एक बार भारत के भूगोल, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो हमारा जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, भारत के भूगोल से होगी। तो हमें इंपोर्टेंट क्या है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बात जानते हैं। आओ एक बार मेरे साथ जुड़ जाओ कि आखिर भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले एक टॉपिक जानते हैं, कौन सा, सामान्य परिचय। क्या होगा भाई, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अगर मैं इसके की पॉइंटों की बात करूं तो किस सामान्य परिचय में हमें जो पढ़ना होता है वो क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे क्या, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे भाई, भारत के नामकरण, कौन कौन से नाम भारत के रखे गए।
तीसरी बात करूं, भारत का भौगोलिक भौगोलिक विस्तार जाने। ठीक है। दूसरी बात करूं, भारत के पड़ोसी देश व सीमावर्ती राज्य। पड़ोसी देश व सीमावर्ती राज्यों का हम डिस्कशन करें। कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, इन सब का डिस्कशन करेंगे। दूसरा यही हम जो एक चीज और जानेंगे, कर्क रेखा व मानक समय, भारत का मानक समय, ये सब चीजें हम कहा यहाँ सामान्य परिचय में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है। भौगोलिक विस्तार में क्षेत्रफल वगैरह कहाँ स्थिति कैसे बनी हुई है। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, क्या पढ़ेंगे हम, भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन। तीसरी बात करूं, यानी कि भौगोलिक विभाजन में हम पर्वत पठार मैदान ये सारी चीजें हम भौगोलिक विभाजन में डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात करूं, भारत का अफवाह तंत्र। क्या भाई, भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है। यानी कि शॉर्ट रूप में बात करूं तो नदी तंत्र। कौन कौन से नदी तंत्र भारत में पाए जाते हैं, यानी कि दो प्रकार के नदी तंत्र बनते हैं भारत में, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीप भारत नदी तंत्र, सबका हम डिस्कशन यही करेंगे। चौथी बात करूं, नदी झील सारी चीजें हम यही डिस्कशन करेंगे, झील जलप्रपात। ठीक है, ये सारे डिस्कशन हम यही करेंगे। आ जाओ आगे, अफवाह तंत्र हो गया, और भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु की बात करेंगे। आगे बात करो, भारत की मृदा, कृषि, सिंचाई, परियोजना, जितनी भी चीजें होंगी हम कहां डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक की बात है? आ जाओ आगे। ठीक है, छठे नंबर की बात करोगे, सिंचाई परियोजना हो गई, भारत का उद्योग। सातवां पॉइंट होगा तुम्हारा, भारत के खनिज संसाधन। ठीक है। आठवां पॉइंट होगा भारत का परिवहन। ठीक है, इस परिवहन में हम वही तीनों चीजें डिस्कस करेंगे, चारों चीजें पढ़ेंगे, वायु, रेल, जल और सड़क परिवहन, तीनों चारों चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट होगा तुम्हारा भारत की जनसंख्या। ठीक है, कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आगे पॉइंट होगा तुम्हारा भारत की जनजाति। कौन सी जनजाति? क्योंकि ये आजकल स्टैटिक जीके का पार्ट बना हुआ है आपका, और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की जनजातियां, कौन कौन सी भारत में जनजातियां पाई जा रही हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो ये सब पढ़ना है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, भारत की वनस्पति। ठीक है, और वनस्पतियों के साथ में ही हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे भाई, बाघ परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पढ़ेंगे हम जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम कहा यही डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा तुमसे, ईबीएस भी तुम्हारी मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा, तो यही तुम्हारा ये समझ लो कि यही ईबीएस हो गया तुम्हारा।
इसी से क्वेश्चन बनते हैं, यही साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस में। और जो करंट के मुद्दा है तुम्हारे पर्यावरण से संबंधित, वो सारे हम क्लास में जारी रखेंगे, वो कराते रहेंगे पर डे आपको। ठीक है, तो हमारा ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस होगा। इंडियन ज्योग्राफी में हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम क्या सबसे पहले किस टॉपिक की, भारत के सामान्य परिचय की। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, भारत का सामान्य परिचय। और हम यहीं से अपने भारत की शुरुआत करते हैं, भारत की इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है? पहले ये बताओ सिलेबस समझ में आ गया? देखो, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अगर आपकी समझ में सिलेबस आ गया तो ये समझ लो आप 10% एग्जाम में एंट्री कर चुके हो। अगर आपने सिलेबस 10% समझ लिया है तो अच्छे से, अगर सिलेबस की अच्छे से समझ है तो आप 10% एग्जाम में एंट्री कर चुके हो, ये बात मान लो अपने आप को। और करना कितना होता है हमें, बस 75% हमें एग्जाम में नंबर लाने होते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना 100% ही पढ़ा जाएगा। 100% ना तो कोई पढ़ सकता है और ना ही पढ़ा सकता है, और ना ही एग्जामिनर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम 75 से 80% जाना है, और 75 से 80% में 10% तो मैं आपको सिलेबस से लेके जा रहा हूं। तो अब समझो, एग्जाम में तो आपकी एंट्री हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 10% एग्जाम में आप एंट्री कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं उसी दिन जब अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर लो। तो मैं समझ रहा हूं यहां तक की बातें क्लियर होंगी। एक बार कमेंट करो सब। ठीक है, यस यस बोलो, यस। ठीक है, चलो करें शुरू। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल। और भारत के भूगोल में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, भारत का भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, और भारत के सामान्य परिचय में हमें जो सबसे पहली शुरुआत करनी है, बस साझा हो जाओ, मैं दिखा दूं आपको एक बार। मैंने एक पॉइंट बोला है आपसे, क्या भारत की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले जो हमें डिस्कशन करना है वो यही करना है कि आखिर भारत की उत्पत्ति हुई कैसे। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन एक थ्योरी आती है आपकी। कौन सी थ्योरी थी भाई? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है तुम्हारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसे जो प्रतिपादित दिया था वो वैगनर साहब ने दिया था। किसने दिया था भाई? वैगनर ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे विद्वानों का अलग 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 मत थे, पहले क्या चीजें थी क्या नहीं थी। तो इन वैगनर साहब ने क्लियर किया कि आखिर पहले क्या चीजें पाई जाती थी, और भारत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, कैसे अन्य महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताऊंगा, लेकिन मैं बस आपको यहाँ व्यू दे रहा हूं थोड़ा सा कि आखिर भारत की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो होता क्या है कि शुरुआत जो होती है हमारी, क्या देखो, सबसे पहले एक बार मैं यहां दिखा दूं ड्रॉ करके। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी थी, और सारा का सारा स्थल खंड क्या हुआ करता था, एक जगह स्थित था। जिस स्थल खंड को किस नाम से जाना जाता था भाई? इस स्थल खंड को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। इस स्थल खंड को किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इसी के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ। इसके ही चारों तरफ क्या था भाई? जल भरा हुआ था। और इस जल को, जो भरे हुए सागर को, किस नाम से जाना गया? पेंथालासा के नाम से जाना गया। तो इस जो वाले
इस सागर को किस नाम से जाना गया? पेंथा लासा के नाम से जाना। पेंजिया था, और ये जो पेंजिया शब्द है ना, इसका सबसे पहली बार भी प्रयोग किसने? वैगनर ने ही किया है। तो इस शब्द का भी जो प्रयोग किया गया है सबसे पहली बार, वो किसने किया है भाई? वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर है पूरा नाम, अल्फ्रेड वैगनर ने। मैं ए भी वैगनर करता रहूंगा। अल्फ्रेड वैगनर ने ही सबसे पहली बार पेंजिया शब्द को दिया। तो उन्होंने बताया कि सारा का जो सारा स्थल खंड है वो सारा का सारा एक जगह स्थित था। इसमें कुछ अंतर्जात और बहिर्जात बल लगे, और उन बलों के कारण क्या हुआ? ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ये पेंजिया क्या है भाई? दो भागों में टूट गया। और टूटने के साथ में कौन से दो भाग थे? ये पेंजिया दो भागों में टूट गया, और इसके चारों तरफ बाकी का जल समाहित रहा, भरा रहा। ठीक है, ये जो बात चल रही है ये बात थी 225 मिलियन वर्ष पूर्व की लगभग। ठीक है, 225 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, यहां देखते रहो। अब ये जो अंतर्जात बहिर्जात बल लगे थे ये 150 मिलियन वर्ष के आसपास के समथिंग लगे थे। ठीक है, तो इन दोनों को, इसको जो किस नाम से जाना गया? इसको अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। इसको अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, और इसे जो जाना गया वो किस नाम से जाना गया? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। क्लियर है यहां तक की बातें? दो भागों में हमारा पेंजिया टूट गया, और इसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और इसे देखो यहां एक बार, ये पूरा का पूरा पेंजिया दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पूरा का पूरा पेंजिया, ये पेंजिया है भाई पूरा। 225 मिलियन पूर्व की बात चल रही है। ये दो भागों में, यूरेशिया बोल दो इसको या फिर अंगारा लैंड बोल दो, एक ही बात है, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, और एक भाग ये गोंडवाना लैंड का हो गया, और एक भाग ये अंगारा लैंड या यूरेशिया का हो गया। आगे बढ़ करके फिर कुछ वर्षों बाद क्या हुआ? फिर इसमें बल लगते हैं, और ये इस तरीके से ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, जिसे यूरेशियाई प्लेट बोला गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और देखो इंडिया बहुत हल्का सा छोटा सा पार्ट यहाँ लिख के दिखाया गया है, ये इंडिया। ये मान लो कि मैं तुम्हें एक ड्रॉ करके दिखा दूं, एक बार अलग से दिखाऊं मैं, तो कह सकते हो आप कि मान लो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप, एशिया, और ये यहाँ अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। और इस अफ्रीका से ही एक भाग अलग छुटकू सा हटा, कौन सा? इंडिया। और इसी इंडिया के साथ में एक प्लेट और थी ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि इस दोनों प्लेटों को मिलाकर के क्या बोला गया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इन प्लेटों ने क्या किया कि उत्तर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। उस समय की बात करो तो 18 सेंटीमीटर पर ईयर, 18 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करती थी प्लेट। लेकिन वर्तमान में ये प्लेट बात करो तो मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, 2 सेंटीमीटर लगभग 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 है नहीं, ये फिक्स 2 सेंटीमीटर लगभग मूव करती है पर ईयर। और इसी कारण हमारे हिमालय की क्या है? ऊंचाई बढ़ती जा रही है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, क्लियर करूंगा वो सारी चीजें। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो यहाँ जाओ एक बार, इस तरीके से ये टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो एक बात देखो यहाँ, ये देखोगे आप, ये जितना भी पार्ट है, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब ऊपर का जो पार्ट है वो अंगारा लैंड का है, नीचे का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यानी कि इंडिया जो भाग हुआ करता था वो अफ्रीका महाद्वीप के किसका भाग है भाई? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है?
अफ्रीका महाद्वीप के गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर हो रही है यहां तक की बातें? मूव करते करते अफ्रीका से कहां पहुंच गया है भाई? इंडिया यूरेशियाई प्लेट पर पहुंच गया है, यानी कि यूरोप प्लस एशिया वाली प्लेट पर पहुंच गया है। और जुड़ कहां गया है भाई जाकर के? ये रहा भैया अपना इंडिया है, ये रहा भारत अपना है। ठीक है, इसने मूव करते करते कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया अंगारा लैंड पर जाकर के। यानी कि मैं इस भाग के ऊपर वाले भाग की बात करूं तो ऊपर वाला भाग कौन सा? अंगारा लैंड वाला भाग है। और अंगारा लैंड पर जाकर के जुड़ गया। तो कहने का मतलब बस इतना है, मेरे भारत की उत्पत्ति से यहां एक शब्द बताने का मतलब मेरा यह है कि भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप के गोंडवाना लैंड से भाग हुआ करता था। ठीक है, गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में जाकर के कहा इन अंगारा लैंड के एशिया महाद्वीप का भाग हुआ। क्लियर है यहां तक की बात है? अरे बोलो हाँ, यहां तक की बात है, क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ आगे की बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बस इतनी बात यहां से जाननी है कि मैं जब भारत की उत्पत्ति की बात करता हूं तो भारत की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से हो जाती है भाई? भारत की जो उत्पत्ति होती है भाई वो कहां से हो जाती है? भारत किसका भाग हुआ करता था? तो आप कहोगे भारत, मुख्य रूप भौगोलिक स्वरूप से भौगोलिक स्वरूप से भारत भौगोलिक स्वरूप से गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। यहां तक की बात क्लियर है? तो भारत भौगोलिक स्वरूप से बात करोगे, अगर मुख्य रूप से बात करोगे, भारत गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। लेकिन भाई क्या है, इंपोर्टेंट बात तो ये है ना कि वर्तमान में कैसा है भाई भारत? तो वर्तमान में भारत अंगारा लैंड के एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर हुई? तो आपसे अब कभी भी पूछे कोई कि भारत कहां का हिस्सा हुआ करता था, तो आप कहोगे भारत गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भारत अंगारा लैंड के एशिया महाद्वीप का भाग। यहां तक की बात क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको कि ये देखो एक बार, भारत भारत किसका भाग है भाई? किसका भाग है भारत? यहां इसका भाग है। नीचे वाला पार्ट क्या बताया मैंने आपको? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और कौन सा महाद्वीप है भाई? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब वर्तमान में किसका भाग है? इंडिया, ये रहा अपना। और ये किसका भाग है? अंगारा लैंड है, ये यूरेशिया है ये। ठीक है, कुछ भी बोलो, दोनों नाम एक ही है। और महाद्वीप कौन सा हो गया आपका? एशिया महाद्वीप का भाग हो गया। तो क्लियर हो गई होंगी यहां तक की बातें कि भारत जो स्थित है एशिया महाद्वीप में स्थित है वर्तमान में, और पहले जो हुआ करता था वो अफ्रीका महाद्वीप। ये सब सदियों पुरानी बातें हैं, 200-250 मिलियन वर्ष पुरानी बातें हैं ये सारी चीजें। तो तब से हमारा भारत अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है कि आकर के वास्को डी गामा ने खोज कर दिया, ये बिल्कुल गलत है भाई कि वास्को डी गामा ने, हम पहले से ही अस्तित्व में हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई होंगी यहां तक की बातें, उम्मीद है। चलो
देखो होता क्या है कि प्लेट में आपसे बार बार एक दो प्लेटों की बात कर रहा था, तो हमारे विश्व में 7 प्लेटें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिकन प्लेट है एक, तो उत्तरी अमेरिका प्लेट है, प्रशांत प्लेट है एक प्लेट, दो प्लेट दक्षिण अमेरिकाई वाली प्लेट है, तीसरी प्लेट ये, तीन, चार और पांच, छह, और एक ये सातवीं तुम्हारी कौन सी होगी, कौन सी रहेगी? कोई सी रहेगी यार ये? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक कौन सी रहेगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये, एक ये इसके लिए एशियाई प्लेट, एक ये सातवीं प्लेट। ठीक है, तो ये 7 प्लेटें पाई जाती हैं हमारे यहाँ, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, यही क्या की थी, मूव की गई थी। ठीक है, यही मूव कर करके आज का जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार आज का जो विश्व है वो इस तरीके से स्थापित है और इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? चलो, तो यहां तक की बातें उम्मीद कर रहा हूं मैं क्लियर हो गई होंगी कि भारत की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है, और ये देख लो और ज्यादा देखना है तो तुम्हें। ठीक है, 3 तरीके की प्लेटें होती हैं हमारी, वो सब मैं इंडियन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करूंगा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा, ये वाली प्लेट भारतीय प्लेट है, यहाँ आकर के ये भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ आकर के ये टकरा गई थी, और कहां से निकली थी? अच्छा, होता क्या है, देखो मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको। देखो 3 तरीके की प्लेट पाई जाती है। ठीक है, अरे जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो समझो क्या होगा, हिमालय का निर्माण हुआ। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से अलग होंगी तो क्या होगा कि यहाँ बीच में गैप बनेगा, और ये जो दोनों प्लेटें आपस में संप्रेषण करेंगी, यानी कि संरक्षी प्लेट बोल सकते हैं इन्हें, अपसारी अभिसारी प्लेट बोल सकते हैं, डाइवर्जन। ठीक है, जब ये दोनों संप्रेषण करेंगी, इस तरीके से रगड़ी जाएंगी, तो क्या होगा, भूकंप बनने की स्थिति रहती है। तो भूकंप जो बनता है वो इन्हीं प्लेटों के अनुसार बनता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, ये सब डिस्कस कर लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। मैं दिखा दूं एक बार आपको, देखो ये प्लेट है हमारी, 3 टाइप की प्लेटें पाई जाती हैं, ट्रांसफर प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, जो मैं तुम्हें बता रहा था, दोनों संप्रेषण करेंगी, क्या होगा, भूकंप बनेगा यहां से। ठीक है, ये कन्वर्जेंट प्लेट, आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, और आपस में जब टकराएंगी दोनों प्लेट तो क्या होगा, किसी भी स्थल खंड का निर्माण होगा, यानी कि हिमालय का निर्माण इसी प्लेटों से होता है। ठीक है, एक ये तुम्हारी, जब प्लेटें आपस में खिंचेंगी दोनों, तो बीच में क्या होगा, दरार पैदा होगी, तो अटलांटिक महासागर का जो निर्माण होता है वो डाइवर्जेंट प्लेट से होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो अटलांटिक महासागर है वो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है तुम्हारा, इस तरीके से जो अटलांटिक महासागर बना हुआ है इसकी आकृति में, पूरा का पूरा किससे, डाइवर्जेंट प्लेट से बना हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की। ठीक है, चलो आगे, यहाँ तक मैं, मेरा मेन उद्देश्य था बस इतना कि भारत की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है, गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महाद्वीप से और अंगारा लैंड के एशिया महाद्वीप से। यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, तो भारत की उत्पत्ति, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत किस तरीके से फैला हुआ है, भारत कहाँ फैला हुआ है, विश्व में क्या स्थिति रखता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ, भारत का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले भारत को जानने से पहले, भारत के भौगोलिक विस्तार को जानने से पहले आपको दो चीजें जाननी होंगी, एक अक्षांश और
अच्छा एक सेकंड, सबसे पहले मैं भारत के नामकरण की बात करता हूं। नाम, जैसा कि आपको पता है भारत का नाम क्या क्या है भाई? आर्यव्रत, खुद भारत, तीसरा नाम क्या है भाई? जम्बूद्वीप, इंडिया और हिंदुस्तान। भारत को इन्हीं नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो जानते हैं भारत को इन्हीं नामों से कैसे करें। आर्यव्रत यानी कि आर्यों की भूमि का देश, यानी कि वैदिक सभ्यता में जब भारत में आर्य आए थे तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? आर्यव्रत नाम दिया। राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर क्या पड़ा भाई? भारत पड़ा। क्लियर? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का सबसे ज्यादा जो उल्लेख है, सबसे ज्यादा उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। कहां किया गया है? बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, ना कि बौद्ध ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। कहने का मतलब, कह सकते हो पुराणों में जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप दिया गया है, पुराणों में जम्बूद्वीप। इंडिया, यूनान निवासियों ने यूनान निवासियों ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित किया, यानी कि से को उन्होंने ई के नाम से, इंडस रिवर के नाम से, इंडस रिवर के नाम से, इंडस नदी के नाम से संबोधित किया। ठीक है, इसीलिए इस इंडस के नाम पर ही क्या पड़ गया? इंडिया। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया है वो ब्रिटेन निवासियों ने किया है इसका प्रयोग, ब्रिटेन ने। ठीक है, हिंदुस्तान की बात करोगे तो हिंदुस्तान ईरान निवासियों ने, ईरान के जो निवासी थे, ईरान निवासी ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। क्या कहा है भाई? हिंदू नदी कहा है, इसलिए ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। क्लियर? यहां तक की बात है? क्लियर है? ठीक है, हिंदुस्तान, ईरान निवासियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। सै को वो है कह करके बोलते थे, यूनान निवासी सै को ई करके संबोधित करते थे, उन्होंने इंडस कहा। ठीक है, जम्मू द्वीप मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, और ये जो इसका विवरण दिया है वो जैन ग्रंथों के अनुसार मिला है, ग्रंथों के अनुसार। जैन ग्रंथों में बताया गया है कि बौद्ध बौद्ध भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है, भारत राजा भरत के नाम पर, जो राजा दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे, राजा भरत, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? भारतवर्ष बन गया। आर्यव्रत, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भूमि का देश कहा गया, क्योंकि आर्य भारत को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ क्या नाम रखा गया है इसका? आर्यव्रत। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, एक बार मेरे को
यहां तक की बातें क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातें सारी समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो यहां से आगे कल डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, कमेंट करो और जुड़ जाओ सभी, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है और कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है, तो इसलिए आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। और सभी क्लासेस जारी हैं, शाम 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है आपकी और 6 बजे मैथ की क्लास। जुड़े रहो हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।